हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो है MGPE 013 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द व्यूज ऑफ ग्रैमसी एंड मार्क्स रिगार्डिंग सिविल सोसाइटी। मार्क्स का क्या था? मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स, वो जब भी किसी सोसाइटी पे व्यू देते हैं, वो सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं दो में, कैपिटलिस्ट क्लास एंड प्रोलेटरिएट क्लास, दैट इज द वर्किंग क्लास बॉर्जोइज। सो उनके अकॉर्डिंग सिविल सोसाइटी कुछ नहीं बट सिर्फ क्या है, कैपिटल डोमिनेशन है, कैपिटलिस्ट की डोमिनेशन है किस पे? वर्किंग क्लास पे। और वो कहते हैं कि स्टेट और सिविल सोसाइटी दोनों मिलकर जो है वो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। अगर हमें इसको खत्म करना है तो वर्किंग क्लास को जो है एक रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, जिससे जब वो रेवोल्यूशन कर लेगी उसके बाद क्या होगा, एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो फॉर्म होगी। दूसरी तरफ एंटोनियो ग्राम्सी, उनका क्या व्यू है? वो कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है वो सिर्फ इकोनॉमिकली आप उसको नहीं देख सकते हो, उसमें और भी एंगल्स हैं जैसे आइडियोलॉजिकल, कल्चरल। इन्होंने क्या किया, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया दो रीजन में, पॉलिटिकल सोसाइटी एंड द सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी जो है उसमें क्या होती है, पावर का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को अपनी बात मनाने के लिए। लेकिन सिविल सोसाइटी में क्या होता है, कॉन्सेंशुअल, मतलब लोगों की अपनी मर्जी से जो है लोग बात मानते हैं। जैसे सिविल सोसाइटी, मीडिया, स्कूल, चर्चेज, ऐसे कैसे होता है कि जो सिविल सोसाइटी है यहाँ पे रूलिंग क्लास ने हेजीमनी गेन की होती है, मतलब कि रूलिंग क्लास ने ये लोगों को मनवा लिया होता है कि जैसे हम सोच रहे हैं ये ठीक है आपके लिए। तो उनकी इतनी अच्छी मतलब उन्होंने इतने अच्छे से समझा दिया होता है, लोगों के दिमाग में यही चलता है कि जैसे ये बोल रहे ठीक है, बाय विनिंग कॉन्टेस्ट। और ये कैसे करते हैं वो, जो लोग अगर कहीं पे जीत कर, कॉन्टेस्ट जीत के, फोर्स के थ्रू नहीं, ठीक है। सो इनके अकॉर्डिंग अगर आपको सिविल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है, फॉर हिम ट्रांसफॉर्मिंग सिविल सोसाइटी, वो जरूरी है किसके लिए? आपको सिविल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए। रेवोल्यूशन नहीं करनी है सिविल सोसाइटी को खत्म करने के लिए, बल्कि सिविल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए। सो दिस इज दी टेबल, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। सो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेबिलिटी मतलब कि वो कितना ज्यादा अकाउंटेबल है, वो कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आंसरेबल है, किसी भी उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं। सो फर्स्ट इशू पहले तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी हुआ क्या। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लेन, जस्टिफाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया है, ठीक है, अगर हम स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब हमारे रिलेटेड उन्होंने कोई एक्शन नहीं, किसी भी रिलेटेड XYZ पर्सन के रिलेटेड कोई एक्शन लिया है, तो उनको उसको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है, और ये भी बोलना है कि ये एक्शन हमने लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है उस एक्शन की। सो स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? डोनर्स, बेनिफिशरीज, गवर्नमेंट, पार्टनर्स, जनरल पब्लिक, कोई भी हो सकती है, ठीक है। की इश्यूज क्या है? डोनर ड्रिवन अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे जो CSO, सिविल सर्विस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? डोनर्स पे, इंटरनेशनल डोनर्स और गवर्नमेंट की पैसे पे, ठीक है। उनको पैसा कहाँ से आएगा? इंटरनेशनल डोनर से या फिर गवर्नमेंट से। इससे क्या होगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी किसको होगी? सिर्फ फंडर्स को, जो उनको फंड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अकाउंटेबिलिटी। वो लोकल कम्युनिटीज को आंसरेबल नहीं होंगे, वो लोकल कम्युनिटीज को आंसर नहीं करेंगे किसी भी डिसीजन का, पर वो किसको आंसर करेंगे? जहां से उनको फंड आ रहा है, और फंड कहां से आ रहा है? इंटरनेशनल डोनर्स या गवर्नमेंट से, ठीक है। इसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो जो लोकल लोग होंगे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने से ज्यादा किसको प्रायोरिटाइज करेंगे? जहां से उनको फंड आ रहा है उनके डिसीजंस को, राइट। सो सेकंड है हमारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो CSOs है, बहुत सारे CSOs में ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। वहां पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा ओपेक है, पता नहीं होता कि अंदर जो गवर्नेंस है वो कैसे हो रही है, क्या सीन है उसका। और डिसीजन मेकिंग जो है वो किसके हाथ में? कुछ कुछ ही लोगों के हाथ में है, ठीक है। दे आर डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड अमंग इलाइट्स ओनली। इलाइट्स मतलब जो अमीर लोग हैं, ठीक है। दिस रेजेस कंसर्न कि कितना रिप्रेजेंट, कितने ये जो CSOs हैं ये कितने गरीब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कितने इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब ये कितना सबको साथ लेके चल रहे हैं।
ओके। थर्ड इज वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कोई प्रॉपर लॉज या रेगुलेशंस नहीं होते इनके जिनको ये फॉलो करेंगे। तो इसी रीजन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल मतलब पैसों को लेके या फिर कोई डिसीजन को एनफोर्स करने के लिए बहुत सारी चीजें जो होती हैं वहां पे ये मिस गवर्न कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट। अब क्वेश्चंस बहुत बारी रेज हुए हैं कि जो सीएसओज हैं उनका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या रहा है और डिसीजंस पे, या कोई भी इन्होंने काम किया उसका क्या परफॉर्मेंस कैसी रही है, कैसा इम्पैक्ट रहा है, कैसे इफेक्टिवनेस रही है। सो विदाउट प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन इट्स हार्ड टू कंट्रोल हिम देम अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट। जब तक आप उनको प्रॉपर मॉनिटर नहीं करोगे, आप उनको मॉनिटर मतलब आप उनको देखोगे नहीं, उनको इवेल्युएट नहीं करोगे उनके काम को, तो आप उनको अकाउंटेबल उनके रिजल्ट्स के लिए हेल्प नहीं कर सकते। और क्योंकि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है, अलाउ क्योंकि जो सीएसओज हैं ये किसके साथ अलाइंड होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। ओके। और सीएसओ जो है उनको यूज किया जाता है एज अ प्रॉक्सी, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है खुद नहीं करती वो इनसे काम करवाती हैं एज अ प्रॉक्सी। ओके। इससे क्या इनकी जो न्यूट्रलिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो अंडरमाइन होती है। ओके। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक प्रॉपर इंटरनल गवर्नेंस लानी चाहिए। हमें लोगों को जो है इनके प्लानिंग और एवेल्यूएशन से जो है एंगेजमेंट, हमें कम्युनिटी को उनके साथ जोड़ना चाहिए। हमें प्रॉपर पता इनको सीएसओ को बताना चाहिए कि इन्होंने जो फंड्स हैं वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ पे खर्च किए हैं, ठीक है। प्रॉपर मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन होनी चाहिए। लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए टू इम्प्रूव रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जामिन गांधीज्म विजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। सो महात्मा गांधी की हमेशा से पॉलिसी रही है कि हम पीस को इंपॉर्टेंस देंगे, ये तो हमें पता ही है। और उनका ये होता था कि महात्मा गांधी जो है उनको ये था कि हम नेशन बिल्डिंग करेंगे, लेकिन नेशन बिल्डिंग जो है वो किससे होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस से, ठीक है। लोगों का जो एथिकल लिविंग होनी चाहिए और सोशल जस्टिस, सबको इक्वल मानना है, ठीक है। उनका ऐसा होता था कि महात्मा गांधी ने अपनी बुक में लिखा था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स इट्स मीनिंग एंड प्लेस। उनका था कि ट्रू स्वराज जो है वो सिर्फ ब्रिटिश रूल को खत्म करने से नहीं मिलेगा। यह आपको कैसे मिलेगा, जब आप अपनी इंटरनल वीकनेसेस को, जैसे पॉवर्टी, अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इन सबको भी खत्म करोगे। सो उनका क्या, इनको खत्म करने के लिए फिर उनके कुछ प्रोग्राम्स होंगे, उन्हीं की बात हो रही है। सबसे पहले आप अपनी सेल्फ, इन्होंने बोला था कि आपको सेल्फ रिलायंट बनना है। सेल्फ रिलायंट के लिए इन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। सो प्रमोटेड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। आपको क्या करना है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो गांव के लोग हैं उनको एम्प्लॉय करना है। और वो कैसे करोगे आप हैंड स्पन क्लॉथ यूज कीजिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो बनाइए, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, आप दलित्स को अपलिफ्ट करिए और ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो खत्म करिए अपनी कंट्री से। हिंदू मुस्लिम सिख्स जो हैं वो सबको साथ में मिलके रहना है और यूनाइट रहना है, कम्युनल हार्मनी मेंटेन करके रखनी है। बेसिक एजुकेशन जो है, जैसे क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, जो लर्न भी कर रहे हो आप और साथ में काम भी कर रहे हो, जिसको आजकल बोलते हैं स्किल एजुकेशन। फिर उसके बाद है वुमेन की अपलिफ्टमेंट करनी है, आपको जो है एम्पावर करना है वुमेन को, कैसे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके, ठीक है। उसके बाद हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन, आपको जो है क्लीनिनेस और अपनी हेल्थ जो है रूरल इंडिया में उनको भी जो है साफ रखना है, मतलब उनको भी अच्छी असेसिबिलिटी देनी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। देन प्रोहिबिशन एंड सिंप्लिसिटी, आप इंटॉक्सिकेंट जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स, इन सब चीजों से दूर रहिए और एक एथिकल लिविंग फॉलो करिए, ये उनका कहना था। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो था गांधी का वो अलग नहीं था, इट वॉज नॉट सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिकल स्ट्रगल। पर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो था वो फाउंडेशन बनाता था किसकी, पॉलिटिकल स्ट्रगल अगर ये था तो उसका फाउंडेशन कौन था, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स उनकी, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता था कि एक मॉरली स्ट्रांग और सोशली यूनाइटेड और सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी जो है वो ही रियल फ्रीडम को सस्टेन कर सकती है, वही रख सकती है। और हमें इसको करने के लिए क्या करना है, नॉन वायलेंट तरीके यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
डिस्कस द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो व्हाट इज द सक्सेस? पहले तो ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ होना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लोज, ये सब जो है ये बढ़ा दिए। इसकी वजह से क्या हुआ? ग्लोबल जीएसटी जो जीडीपी जो है वो क्या हो गया? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो बहुत सारी इकोनॉमीज जैसे चाइना, ब्राजील, इंडिया, ब्राजील, इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ इससे, क्योंकि ये कैसी इकोनॉमीज है? एक्सपोर्ट। इन्होंने अपनी कंट्री से बहुत सारा एक्सपोर्ट इंक्रीज किया, है ना। तो ये दूसरी कंट्रीज में जाके भेजा, तो इधर से क्या हुआ? कंट्री से पैसा फ्लो हुआ इंडिया में, तो इससे इंडिया का जीडीपी भी बढ़ा, राइट। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनोवेशन, जो आइडिया, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज सेपरेट फास्टर अक्रॉस बॉर्डर्स। अब जो ग्लोबलाइजेशन का क्या हुआ एक इफेक्ट, कि जो आइडियाज थे, स्किल्स थे, टेक्नोलॉजीज थी, ये बॉर्डर्स के अक्रॉस जो है और तेजी से फैलने लगे। एक्सेस टू इंटरनेट, मोबाइल टेक एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हर बंदे के पास जो है मोबाइल है, हर बंदा इंटरनेट को यूज कर सकता है, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जो है वो बहुत सारी इंप्रूव हुई हैं, राइट। तो इसी की वजह से जब ये सब हो रहा था, इसी की वजह से एक और चीज हुई, क्या? जॉब। जॉब जो है वो बढ़ी, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स इंक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ से चीजें वहां जा रही हैं, वहां से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन इंक्रीज हो रही है। जब वो इंक्रीज हो रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं? अब अमेरिका ने अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में भेजना है, तो इंडिया नहीं आ रहा ना वो बेचने, वो इंडिया के लोगों को ही हायर करेगा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आउटसोर्सिंग। और इसी से क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज, ऑब्वियसली बहुत सारा टूरिज्म तो होता है जब ग्लोबलाइजेशन होती है, तो उससे क्या होता है? क्रॉस कल्चर जो है वो भी कोलैबोरेशंस होती हैं, ठीक है। अब कोई फॉरेनर यहाँ आएगा, वो यहाँ से कुछ अच्छे कल्चर्स लेके जाएगा, मतलब कुछ उसको अच्छी चीज लगेगी हमारी कल्चर, वो यहाँ से लेके अपने फॉरेन कंट्री में जहां से भी वो होगा वहां पे वो उसको प्रमोट करेगा, है ना। तो ये भी होता है। सो ग्रोथ ऑफ ग्लोबल टूरिज्म, मीडिया, इसके थ्रू एजुकेशन एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन, वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि ग्लोबलाइजेशन ने 100 ऑफ मिलियन लोगों को जो है वो पॉवर्टी से बाहर निकाला है, स्पेशली इन एशिया। देन कुछ ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन के फेलियर्स भी हैं। फर्स्ट इज अनइक्वल बेनिफिट, कुछ नेशंस को जो है वो ज्यादा ज्यादा फायदा हुआ है इससे, कुछ जो है बहुत ज्यादा पीछे रह गए। इससे क्या हुआ? इनकम इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। लॉस ऑफ जॉब्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हुआ कि मशीन, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई काम करने के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत सारे जॉब्स जो हैं वो खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद कल्चरल होमोजेनाइजेशन, वेस्टर्न मीडिया ने जो है वो लोकल कल्चर को, हम यहाँ पे भी देखते हैं कि बोलते हैं कि अमेरिकन कल्चर जो है अब इंडिया में बहुत ज्यादा आ गया, वेस्टर्न कल्चर जो है इंडिया बहुत ज्यादा यूज वो हो रहा है। तो वेस्टर्न कल्चर ने हमारे लोकल और ट्रेडिशनल कल्चर को क्या कर दिया था? कर दिया, ओवरशैडो कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये तो होता ही है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतनी ज्यादा क्लाइमेट पे हमारा इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा हम इन्वायरमेंट को डैमेज होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, वर्कर्स इन पोर कंट्रीज, उनको जो है पोर कंट्रीज में जो वर्कर्स हैं उनको हमेशा जो है लो वेजेस, बहुत कम तनख्वाह पे उनको रखा जाता है, जहाँ पे वो काम करते हैं वहां की हालत बहुत खराब होती है, और उनके कोई लेबर राइट्स भी नहीं है, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड, मतलब डबल एज स्वॉर्ड मतलब अगर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है तो ये नेगेटिव भी साथ लेके चलता है, दोनों साइड से, ठीक है। कि इसने अगर प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन और कनेक्शन को अगर इम्प्रूव किया है, तो इसने इनइक्वालिटीज भी जो है कल्चर्स को थ्रेटन और इन्वायरमेंट को भी हार्म किया है। बट अब इसकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है इसकी पॉलिसीज कितनी इंक्लूसिव रखते हो आप, कितना फेयर ट्रेड करते हो, और कितनी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल गवर्नेंस होगी जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को जो है वो कैंसल आउट करे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस एज अ मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, ठीक है। इसमें क्या है? आपको डिसिप्लिन, मॉरल रेजिस्टेंस और ट्रुथ के रास्ते पे चलना है। सबसे इसके जो मेन वो थे लीडर्स जिन्होंने इसको प्रमोट किया, वो कौन है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला। सो इनका ये था कि आपको किसी को हार्म किए बिना सोसाइटी में सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाना है,
ठीक है। इसका फर्स्ट जो है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मतलब कोई अगर लॉ है जो अनजस्ट है, जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, आपने उसको डिसोबे तो करना है, पर उसको डिसोबे इस हिसाब से करना है कि आप किसी को हार्म ना करो, ठीक है। वायलेशन मतलब पीसफुली उसको डिसोबे करना है। जैसे कि गांधी ने मार्च, सॉल्ट मार्च की थी 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है इसमें क्या है, कंबाइंस ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ सफरिंग, कि इट सीक्स टू कन्वर्ट द ओपोनेंट रेदर देन डिफीट देम, कि आपको जो ओपोनेंट है आपका, आपको उसको जो है चेंज करना, उसके माइंड को चेंज करना, उसको हराना नहीं है। प्रोटेस्टर्स एक्सेप्ट सफरिंग विलिंगली टू अपील द कंसाइंस ऑफ द ओप्रेसर। तो इसमें क्या है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ना विलिंगली जो है ना वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमें सफरिंग होगी इसमें, ठीक है। सो आपको जब भी सत्याग्रह के लिए जाना है, आपको सच्चाई का रास्ता रखना है, आपने वायलेंस नहीं करनी है, और आपने रेडी रहना है कि आपके ऊपर भी जो है वो सफरिंग होगी, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस चीज के लिए आपने जो है प्रोटेस्टर्स को एक्सेप्ट करना है कि हमें सफरिंग होगी, और जब हमें सफरिंग होगी, जो हमको जो हम पे सफरिंग कर रहा है, जो ओप्रेसर है, ठीक है, जो हमारे जैसे ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे वो हमें सफर करवा रहे थे, तो उनके मन को जो है वो ठेस पहुंचे, और फिर उनको शर्म आए और वो ऐसा करना बंद कर दे। सो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड मार्चेस, जैसे रैलीज, साइलेंट मार्चेस, सिट इन्स, जैसे हम बोलते हैं ना वो बैठे धरना देने बैठ गए। सो अपने पब्लिक डिसेंट को वैसे दिखाइए, जैसे सिविल राइट मार्च ऑन वॉशिंगटन और डांडी मार्च इन इंडिया एग्जांपल्स हैं। बाइकॉट्स, जैसे फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करना, इंस्टीट्यूशंस को बाइकॉट करना, फॉरेन सर्विसेज को बाइकॉट करना, ठीक है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद स्ट्राइक्स एंड हड़ताल्स, आपने क्या करना है, नॉन कोऑपरेशन थ्रू वर्क स्टॉपेज, आपको काम नहीं करना, आप रुक गए, आपने काम नहीं करना छोड़ दिया, आपने फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी, या ऑफिस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कहीं भी, ताकि आप उस सिस्टम को जो है डिसरप्ट कर सको और डिमांड करो रिफॉर्म्स के लिए। फास्टिंग, ठीक है, आप जो है खुद भूखे हो, ताकि ये एक पॉलिटिकल वेपन है, ठीक है, सिविल टू एंड सोशल इविल्स एंड इनजस्टिस। ये तरीके हैं कुछ, आपने देखा होगा कि इन सभी सिक्स वेज में, सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, बाइकॉट, स्ट्राइक्स एंड हड़ताल और फास्टिंग्स, इन सिक्स के सिक्स वे में आपने देखा कहीं पे भी वायलेंस नहीं हुई है, ठीक है। ये सारे जो हैं क्या है, नॉन वायलेंट वे हैं।